Welcome to online classes. So what are we discussing? Now today we will discuss chapter 2 part 1 class 6 भूगोल. तो क्लास 6 जो हमारी भूगोल की बुक है उसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1. तो पार्ट 1 में हम जो हमारा चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर. इसका नाम क्या है? अक्षांश और देशांतर. अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स और देशांत मतलब लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 का. चलिए आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं. तो किस तरीके के होते हैं ये देखते हैं. चलिए देखते हैं. तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की. तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं. पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वह गोलाकार नहीं है. यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए. ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है. ये एक वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब. ग्लोब ये आप जो देख रहे हैं उसकी बात हो रही है. ग्लोब विभिन्न आकार में प्रकार के होते हैं. बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं. ग्लोब स्थिर नहीं होते. इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है. ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकार में दिखाया गया है. ये आप देख रहे हैं सही आकार में ग्लोब में जो है सारे जो हमारे देश हैं उन सबको सही आकार में जो है दिखाया गया है. ठीक है, तो ये आप सब यहां से देख पा रहे हैं. चलिए हम आगे देखते हैं क्या है. ग्लोब में ये सारी चीजें बताई गई. ये हमारा ग्लोब है जो आप देख रहे हैं. आप सबने देखा होगा अपने अपने स्कूलों में. तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है. अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है. इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है. तो प्रश्न ये होता है कि इस ग्लोब पे हम किसी भी चीज की स्थिति किस तरीके से बताएंगे. तो अब हमें ये बताना है कि इसकी स्थिति जो है कैसी होती है भाई. चलिए बताते हैं, आगे चलते हैं. कई सारी रेखाओं के बारे में हमें पढ़ना है. वही हम रेखाएं यहाँ पे पढ़ रहे हैं. अक्षांश और देशांतर के बारे में हमें बात करनी है, वही हम बात करेंगे. तो हम बात करते हैं. देखिए क्या है. आप देखिए कि एक सुई ग्लोब पे झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है. एक जो सुई है वो ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है. एक सुई है जो ग्लोब की में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं. क्या कहते हैं? अक्ष. ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर दक्षिण ध्रुव है. चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये आप देख रहे हैं ग्लोब, ये एक सुई है. ये क्या है? ये एक सुई है. ये हमारी एक सुई है. देख रहे हैं आप, ये एक सुई है जो दो उत्तरी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया मतलब नॉर्थ पोल, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया मतलब साउथ पोल. यही यहाँ पे बात करी जा रही है सुई की बात. ये सुई है जिसे अक्ष कहते हैं. ये देखिए अक्ष बोला गया है इन्हें. चलिए आगे चलते हैं. ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है. अब जो ये मैंने आपको ग्लोब बताया ना, इसे आप घुमा सकते हैं. कैसे? चलिए मैं आपको बता देता हूं. इसे पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं आप. ये ग्लोब है. आप यहां से इसे एक धक्का मारिए, क्या होगा? ये जो ग्लोब है ये घूमेगा
और घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ये यूं घूमेगा, कैसे, यूं घूमने लग गया है, ये यूं घूमेगा। तो ये हमारी क्या है, पश्चिम से लेकर के, ये हमारी क्या है, पश्चिम से लेकर के है, ये हमारी, ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमना लगेगा, ऐसे घूमेगा ये, ऐसे ऐसे घूमेगा। क्यों, क्योंकि पश्चिम से घुमाना है, तो पश्चिम से घुमा के उत्तर में, पश्चिम से घुमा के उत्तर में। तो इस तरीके से ये जो है घूमना स्टार्ट कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कि पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये घुमाया जा सकता है। आगे चलते हैं, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों में एक अंतर होता है, और वो अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। इनमें ये अंतर है कि पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, कोई ऐसा अक्ष नहीं है। ये सिर्फ हमने सिर्फ समझने के लिए बनाई है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा के आसपास जो है वो घूमती है। क्या, हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। अब हम बाकी चीजों की बात करते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये तो हमने एक काल्पनिक रेखा की बात कर ली, सुई की। अब एक और काल्पनिक रेखा है जो इसे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी रेखा है। इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, विषुवत व्रत। इसे जो है हम विषुवत व्रत कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है विषुवत व्रत। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ये है विषुवत व्रत। तो ये बिल्कुल बीचों बीच होता है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ये देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये हमारा क्या होगा, विषुवत व्रत होगा। ये हमारा विषुवत व्रत होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा विषुवत व्रत होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। विषुवत व्रत है हमारा, जो दो भागों में इसे बांट रहा है। ये हमारा एक, ये हमारा दूसरा। अब देखिए, पृथ्वी के उत्तर में, ये पृथ्वी मान ली हमने, ये क्या है, पृथ्वी माना है हमने, कैसी हो रही है पृथ्वी। ठीक है, ये भी एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हमने उत्तरी गोलार्ध के दिया। ये उत्तर में है तो हमने इसे उत्तरी गोलार्ध के दिया, गोलार्ध। और ये दक्षिण में है तो हमने इसे दक्षिण गोलार्ध के दिया। तो ये हमारा दक्षिण गोलार्ध हो गया, दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दो हो गए, ये उत्तरी ऊपर का और ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। और ये बराबर भागों में बांटा है इसको। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। तो ये जो दोनों हैं वो बराबर के आधे भाग होते हैं, ये हमने देख लिया। अब इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। इस प्रकार जो ये विषुवत व्रत है, ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बना रखा है। चलिए, इस तरीके का जो है व्रत है, इस तरीके का काल्पनिक व्रत है ये। ठीक है, ये जो है यूं इस तरीके का व्रत होता है, काल्पनिक व्रत है ये यूं इस तरीके का व्रत, जैसे घूमता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एवं वह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। स्थिति कोई सी बतानी हो तो। ठीक है, मान लिया हमने संदर्भ बिंदु। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर चीजों को अक्षवत रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब अक्षवत रेखाएं जो है कहा जाता है। ये सब आपने देख लिया है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। ये समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें हम क्या है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं देख रहे हैं आप, इस तरीके की रेखाएं होती हैं यहाँ पे,
जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें हम अक्षांश कहेंगे, अक्षांश। ठीक है, ये हमारे अक्षांश रेखा है, या फिर ये समानांतर देख रहे हैं आप, समानांतर रेखा है। ये विषुववृत्त भी एक समानांतर रेखा है, और ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, इस तरीके यहां तक आता है, छोटे हो जाते हैं ये वृत्त, रेखाएं। रेखाएं बोलते हैं मगर होते ही वृत्त। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, और ये जो अक्षांश होते हैं ना, इनको किसमें मापते हैं हम, इनको हम अंशों में मापते हैं। कई तरीके के अंश होते हैं जिनमें हम मापते हैं। ठीक है, सबको समझने में आ रहा है जो बताया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो है 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब अंश, तो 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश मतलब क्या होता है, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री 0 शून्य जो है ये अक्षांश है, विषुवत वृत्त। ठीक है, क्योंकि ये है दो बराबर भागों में बांटता है, हमने इसे क्या बोल दिया, हमने इसे बोल दिया विषुवत वृत्त को 0 डिग्री है, शून्य अक्षांश। ठीक है, ये तो हमारा शून्य अक्षांश हो गया, समझने में आ रहा है सबको। ये हमारा क्या है, ये हमारा शून्य अक्षांश है। चलिए अब आगे चलते हैं। समानांतर रेखाएं देख ली हमने, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड इस तरीके की देख ली। अब विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। जो ये विषुवत वृत्त है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। देखिए विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, मैंने आपको बताया ही अभी थोड़ी देर पहले। चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों जो ध्रुव हैं उनके बीच की जो दूरी है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका मापन होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। तो 360 का 1/4 होगा क्या, 90 अंश। तो 360 का 1/4 मतलब 90 अंश, 90 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को, दक्षिणी अक्षांश और दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव। क्या है, क्योंकि ये 1/4 है, तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे आगे 30 40 इस तरीके से आता रहता है। और ये कहां तक जाता है, ये 90 डिग्री तक जाता है। कहां तक, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, और 1/4 तो यही होता है। 1/4 भाग जो है ये विषुवत रेखा है 90 डिग्री, और ये जो है यहां तक देखिए ये 90 डिग्री, यहां तक देखिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब 90 के अंश में जो है इसे मापा जाता है। ठीक है, 90 के अंश में हमने देख लिया, इसे मापा जा रहा है। तो समझने में आ रहा है। तो इसे 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हमारा दक्षिण वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दक्षिण वाला ध्रुव है, अच्छी तरह देख लीजिए। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये उत्तर में जितनी भी अक्षांश की वाली ऐसी रेखाएं होगी ना, क्या होगी, उत्तर में जितनी भी अक्षांश वाली ऐसी रेखाएं होगी वो हमारी, ये तो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये ऊपर वाली जो है वो क्या होगी, उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ये हमारी उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड होगी। ठीक है, हमारी क्या होगी, हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड होगी। सबने देख लिया, नॉर्थ लैटिट्यूड है मतलब उत्तरी अक्षांश है। और उसी तरह से नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली हमारी
दक्षिण अक्षांश होगी। क्या होगी? दक्षिण अक्षांश। ये सारी रेखाएं जो 0 डिग्री के नीचे है वो क्या है? दक्षिण अक्षांश। ठीक है, आप सबको समझने में आ रहा है दक्षिणी अक्षांश क्यों है? अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो क्या है? इस प्रकार के विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, और ये हमने दक्षिणी अक्षांश अभी आपको बता दिया। तो ये हमारा दक्षिणी अक्षांश और ये वैसे ही उत्तरी अक्षांश। चलिए अब आगे चलते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के साथ उसकी दिशा को लिखने का कारण यही है, उसके साथ उसकी दिशा को लिखने का जो कारण है वो यही है कि ताकि हमें आसानी से पता लग सके कि भाई उत्तरी अक्षांश कहाँ है और दक्षिणी अक्षांश कहाँ है। इसके ऊपर उत्तरी, इसके नीचे दक्षिणी विषुवत वृत्त के नीचे, और ऊपर की बात करें तो ठीक है। तो ये हमारा आप देख ही रहे हैं, इससे हम देख सकते हैं आसानी से। आप सबको पता लग रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम क्या देखेंगे? अब हम आगे देखेंगे कई सारी चीजें होती है इसमें, हम कई सारी चीजें जो करते रहते हैं और हम बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसे उ या द, इसका मतलब है उत्तर, इसका मतलब है दक्षिण। उ मतलब उत्तर और द मतलब दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण से हम इन्हें देखते हैं। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर और दक्षिण हो चुका है। अब आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। यहां पे कहीं 20 अंश है। अब इस 20 अंश पे आपका ब्राजील का और चंद्रपुर ये महाराष्ट्र का जो है दक्षिणी अमेरिका के वो सब जो है स्थित है 20 अंश पे, मतलब 20 लैटिट्यूड पे। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बोलो होरिजोंटल विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। तो चंद्रपुर तो यहां पे है नॉर्थ में। अब साउथ में जो है 20 डिग्री पे हमारा ये होरिजोंटल स्थित है, वो भी 20 डिग्री साउथ पे है। ठीक है, कहां पे? 20 डिग्री साउथ पे। समझने में आया आप सबको? इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। और क्या है? बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है, साउथ और ये नॉर्थ। समझने में आया आप सबको? उत्तर और दक्षिण एक ही अक्षांश पर कई सारे जगह हो सकती है। तो चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। चलिए देखते हैं चित्र 2.2, 2.3 है, ये हो गया हमारा 2.2। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा विषुवत वृत्त है, ये अक्षांश। फिर ये देखिए छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं, पोल्स के पास जाते हैं, हम जो है हमारा जो गोला है, हमारा जो वृत्त है उसका आकार छोटा होता जाता है। क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो ये दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये सबको समझने में आया अक्षांशों का आकार क्यों घटता है, क्या कारण है घटने का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमने ये पढ़ लिया अक्षांश के बारे में, मतलब लैटिट्यूड के बारे में। अब अक्षांश के कई सारी रेखाओं को कुछ नाम दिए गए। रेखाएं ये जो या फिर जो वृत्त है, सर्कल्स है, इनको कुछ नाम दिए गए। अब उन नामों के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं जो इस तरीके की होती है। अब चलिए, तो किन किन तरीके की
हमारे पास महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, चलिए देखते हैं। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, आपको पता है 0 डिग्री है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। क्यों? इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके का जो है बनाता है, ठीक है। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है। इन सब के अतिरिक्त जो 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं होती है, तो हम उनके बारे में आज देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं हैं। पहली, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री एंड हाफ उत्तर। वो मतलब उत्तर, जो मैंने आपको बताया, वो का मतलब यहाँ पे उत्तर है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा देखनी है अपनी। चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये इक्वेटर, ये जो हमारा विषुववृत्त वृत्त है उसके ऊपर का, विषुववृत्त वृत्त को इक्वेटर भी कहते हैं। इसके ऊपर जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा देख रहे हैं आप, ये 23 डिग्री और हाफ पे लोकेटेड है। तो ये हमारी होगी कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा हो गई जो हमने अक्षांश में पढ़ा है, ठीक है। पहला हमारा कर्क रेखा हो गया जो 23 डिग्री एंड हाफ उत्तर पे लोकेटेड है, ठीक है। विषुववृत्त से उत्तरी गोलार्ध ये है हमारा। तो हमारी पहली होगी कर्क रेखा। चलिए, कर्क रेखा हमने देख ली। इसके बाद देखते हैं क्या है दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, वो भी ऐसी है। चलिए देखते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध कहां पे? दक्षिणी गोलार्ध ये क्या है? ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब दक्षिणी गोलार्ध में हमें क्या देखना है? हमें हमारी मकर रेखा देखनी है। देखिए, ये भी मकर रेखा, और वो भी हमारी कहां पे है? 23.5 डिग्री। द मतलब दक्षिण। द मतलब क्या हो गया? द मतलब हमारा दक्षिण हो गया। तो 23.5 डिग्री दक्षिण में हमारी ये जो रेखा है वो स्थित है। कौन सी? मकर रेखा, जिसको आपने सुना होगा मकर रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो ये हमारी मकर रेखा हो गई, ठीक है। ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, वो भी 23 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित, नॉर्थ और साउथ, जिसे हम नॉर्थ और साउथ बोल देते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हमारा तीसरा, विषुववृत्त वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त या उत्तर ध्रुव वृत्त का 60.5 उत्तर में। चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है? उत्तर। उत्तर ये हमारा है। अब उत्तर में हमें क्या देखना है? ये हमारा विषुववृत्त वृत्त, इससे 66.5 डिग्री। ये देखिए, ये क्या है? 66.5 डिग्री है या नहीं है? ये हमारा 66.5 डिग्री है। अब 66.5 डिग्री में आप देखिए, उत्तरी ध्रुव में ये उत्तरी शीत कटिबंध है, और उसके साथ साथ ये हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त देखिए आप, विषुववृत्त से जो है 66.5 डिग्री या अंश पे उत्तरी ध्रुव वृत्त हमारा स्थित है। ये आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये हमारा स्थित है। ये हमारा तीसरा हो गया। चलिए, तो हम चौथे पे देखते हैं। चौथा है हमारा विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो जैसे हमने कर्क मकर देखा, उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो नीचे भी उसी तरीके से दक्षिण ध्रुव वृत्त है। क्या है? दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, समझने में आ रहा है सबको? ये हमारा दक्षिण ध्रुव वृत्त है। इस तरीके की चीजें होती रहती है, इस तरीके की चीजें हमें बार बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो हमारी ये सारी की सारी रेखाएं जो है हो गई है। तो हमारी सारी की सारी रेखाएं जो थी वो हो चुकी है। अब हम अगला पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये आपको चार जो है अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। अभी हमने जो ये चार चीजें पढ़ी, मैं आपको दोबारा से एक बार नोट करा देता हूं। तो इस डायग्राम को साफ साफ देखिए। अभी भी आपने चार चीजें पढ़ी, वो चारों की चारों चीजें इस डायग्राम में दी हुई है। चारों की चारों चीजें इस डायग्राम में दी हुई है। सबसे पहले हमने पढ़ी क्या? कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा,
फिर उसके बाद पढ़ा हमने मकर रेखा, मकर रेखा डिग्री ये 23 पे, ये 23.5 और ये भी 23.5, उत्तर में, ये दक्षिण में। फिर हमने पढ़ा 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर ध्रुव व्रत, और वही वैसे ही नीचे दक्षिण ध्रुव व्रत, ये उसी तरीके से। तो ये चारों चीजें हमने आसानी से पढ़ ली। अब हम जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे पृथ्वी के ताप कटिबंधों की। आज हमने बात करी महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं की। अब हम ये देखेंगे कहां कहां पे जो सूर्य है उसकी जो ताप है वो ज्यादा मिलता है और कहां पे कम मिलता है, वो हम देखेंगे, वो भी अक्षांश पे देखेंगे। तो ये हमारे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आपको जो बताया गया अक्षांश के बारे में वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो हम तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।